तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्शन कॉर्नर। इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान का भाग 5 यानी संग्रह करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने मौलिक अधिकार डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य पे वीडियो बना करके अपलोड कर दिया है, तो आप वो भी वीडियो जा करके देख लीजिएगा। ठीक है। इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद, न्यायपालिका और कैग के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है। और ये सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला सवाल है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ द यूनियन यानी केंद्र सरकार का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा भाग 5। ठीक है, भाग 5 में किया गया है। भाग 4 में डीपीएसपी का उल्लेख है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है। देखिए, अगर आपको ये वीडियो स्लो लग रहा हो तो आप 1.5 की स्पीड पे देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। भाग 5 संघ सरकार से रिलेटेड है, जो 52 अनुच्छेद 52 से 151 तक है। ठीक है, यह सबसे बड़ा भाग है। भाग 6 राज्य सरकार से रिलेटेड है, जो एक अनुच्छेद 151 से 237 तक है। और भाग 9 पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक यानी फर्स्ट सिटीजन कौन होता है? तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख और प्रथम नागरिक होता है। प्रधानमंत्री देश का वास्तविक प्रशासनिक प्रमुख होता है। ठीक है, अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, और ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये अनुच्छेद 54 में दिया गया है। ठीक है, और दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य ही वोट डालते हैं, और दिल्ली और पुडुचेरी के भी विधानसभा के सदस्य, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं इसमें। ठीक है, नॉमिनेटेड सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ये ध्यान रखना है। अच्छा, उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में क्या होता है कि संसद के ही सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, जो निर्वाचित और नॉमिनेटेड दोनों भाग लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 61। ठीक है, अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये कहता है। ठीक है, अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बताता है, जो 5 वर्ष होगा। और अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया, महाभियोग। और ये संसद के कोई भी सदन यानी राज्यसभा या लोकसभा किसी से भी इनिशिएट किया जा सकता है। अच्छा, इनिशिएट करने से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को बताया जाता है। ठीक है, कितने दिन पहले? 14 दिन पहले। 72वां अनुच्छेद क्या है? राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति से रिलेटेड बात है। ठीक है, अगला सवाल है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो इसका सही जवाब होगा 123। ठीक है, और 213 अनुच्छेद के हिसाब से राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। ठीक है, 213 के हिसाब से, अनुच्छेद के हिसाब से राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है राज्यों में। ठीक है, 123 के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा है, इसमें दिया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 108 संसद की संयुक्त बैठक की बात कही गई है। अच्छा, इसको संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाता है, ये भी बात याद रखिएगा। अच्छा, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है। भारत के राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में अंतर
अनुच्छेद के अंतर्गत हैं। तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 72। ठीक है। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़े मुद्दे हैं। ठीक है, मतलब अगर कोई मुद्दा विवाद है तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ही संज्ञान ले सकता है, कोई और नहीं। ठीक है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति द्वारा सजा माफ, कम या बदलने की शक्ति है। 74 के हिसाब से राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 74 में। अगला सवाल है, भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सही जवाब होगा भारत के राष्ट्रपति। ठीक है। उपराष्ट्रपति को पद की शपथ हमेशा राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति दिलाता है। ठीक है। आगे देखिए, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही जवाब होगा उपराष्ट्रपति। ठीक है। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 64 और 89 में भी कहा गया है यही बात के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति के रूप में काम करेंगे। अगला सवाल है, संसद के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 74। ठीक है। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। ठीक है। अनुच्छेद 75 मंत्रियों की नियुक्ति और दायित्व के नियम हैं। ठीक है। अच्छा, मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है। अनुच्छेद 76 इसमें अटॉर्नी जनरल के बारे में दिया गया है। ठीक है। इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, महान्यायवादी। और अनुच्छेद 78 ये राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा, उसके बारे में बात कहा गया है। ठीक है। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 75 के 1 में। ठीक है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। ठीक है। किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 75 1 में दिया गया है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा लोकसभा। लोकसभा के प्रति ही मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। ये अनुच्छेद 75 के 3 में कहा गया है। ठीक है। अगर लोकसभा में सरकार बहुमत खो देती है तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है। ये भी बात याद रखिएगा। अगला सवाल है, भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार या प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो इसका सही जवाब होगा भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। ठीक है। अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं। यह संसद की कार्रवाइयों में भाग तो ले सकता है लेकिन वोट नहीं कर सकता है। एक ये एडिशनल पॉइंट है, ये मतलब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। अगला सवाल है, भारत में संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 79 यानी 79 में। ठीक है। अनुच्छेद 79 संसद से रिलेटेड है। अच्छा, संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के संसद बनाता है। ठीक है। अच्छा, अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा की संरचना की बात कही गई है। अच्छा, अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा की संरचना की बात कही गई है। अगला सवाल है, राज्यसभा यानी उच्च सदन की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित है? तो इसका सही जवाब होगा 250। ठीक है। लेकिन वर्तमान में यह संख्या 245 है, ये भी याद रखिए। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 12 सदस्य। ठीक है। कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र से 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। ठीक है। अगला सवाल है,
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कुल कितने वर्षों का होता है? तो इसका सही जवाब होगा 6 वर्ष। 6 वर्ष के लिए होता है और प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य सेवा मतलब छुट्टी पे चले जाते हैं, सेवा निवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवा निवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन लोकसभा को कार्यकाल यानी 5 वर्ष से पहले भी भंग किया जा सकता है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा 25 वर्ष। ठीक है, लोकसभा के लिए 25 वर्ष होना चाहिए, जबकि राज्यसभा के लिए और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। अच्छा, विधानसभा के लिए 25 ही होना चाहिए। अगला सवाल है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है? तो ये इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति। ठीक है, अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, अगला सवाल है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक का अंतिम निर्णय स्पीकर करता है, यानी लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, इसी के अच्छा, धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। राज्यसभा केवल 14 दिनों तक इसको रोक सकती है। कोई रिकमेंडेशन है तो वो धन विधेयक पर राज्यसभा दे सकती है, लेकिन लोकसभा उस रिकमेंडेशन को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, मतलब बाध्य नहीं है। कोई भी अगर रिकमेंडेशन अगर राज्यसभा दे रहा है उस धन विधेयक पर, तो लोकसभा ये कोई जरूरी नहीं है कि उस बात को मान ही ले। ठीक है, अच्छा, 14 दिन तक ही केवल ये रोक सकता है। अगर 14 दिन तक अगर पारित नहीं करता है तो इसको स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा जीवी मावलंकर, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, अगला सवाल है, वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 112। देखो, बजट जो है ये शब्द संविधान में कहीं यूज नहीं किया गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 110 के तहत धन विधेयक की परिभाषा है। ठीक है, 112 के तहत बजट पेश करने का प्रावधान है। ठीक है, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, प्रत्येक 5 साल के लिए किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ये भी बात याद रखना है। संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम कितने महीने का अंतराल हो सकता है? तो इसका सही जवाब होगा 6 महीने। ठीक है, यानी 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं हो सकता है। एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र होना अनिवार्य है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, राज्यसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो ये भंग ही नहीं होता है तो कोई नहीं, यह भंग नहीं हो सकता है। ठीक है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन लोकसभा को 5 साल के पहले भी भंग किया जा सकता है। ठीक है, वो भी किनके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, मंत्रिपरिषद के सलाह पर। अविश्वास प्रस्ताव केवल किस सदन में लाया जा सकता है? तो ये केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो सरकार लोकसभा के बहुमत पर टिकी होती है, इसलिए विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पेश कर सकता है। ठीक है, अगला सवाल है, भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए किसका विनियोग विधेयक पारित होना अनिवार्य है? तो ये संसद, इसका सही उत्तर होगा संसद।
ठीक है। तो बिना संसद की मंजूरी के देश के मुख्य खजाने यानी संचित निधि अनुच्छेद 366 के तहत है से धन नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, इस पे संसद की मंजूरी होनी चाहिए। अगला सवाल है आकस्मिकता निधि पर किसका नियंत्रण होता है? तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति का। ठीक है, यानी अनुच्छेद 267 के तहत अचानक आय खर्चों के लिए राष्ट्रपति बिना संसद की पूर्व अनुमति के भी तुरंत इस खजाने से धन दे सकता है। ठीक है, अगर कोई अचानक से पैसे की सरकार को पैसे की जरूरत आ गई है तो राष्ट्रपति बिना संसद के पूर्व अनुमति के भी वो पैसा सरकार को दे सकती है। ठीक है, कहाँ से? आकस्मिकता निधि से। अगला सवाल है संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता से जुड़े प्रश्नों पर अंतिम निर्णय चुनाव आयोग की सलाह पर कौन लेता है? तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति लेता है। दल बदल को छोड़कर अन्य किसी कारण से सांसद की अयोग्यता का अंतिम फैसला चुनाव आयोग की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। अगला सवाल है भारत में लोकसभा में सीटों का आवंटन वर्तमान में किस वर्ष की जनगणना पर आधारित है? तो इसका सही जवाब होगा 1971वां जनगणना। ठीक है, तो वर्तमान में लोकसभा की सीटें 1971 की आबादी पर तय हैं जो 84वें संविधान संशोधन के अनुसार वर्ष 2026 तक नहीं बदलेगी। अगला सवाल है लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो इसका सही जवाब होगा 1/10 यानी 10वां भाग। ठीक है, मतलब संसद की कार्रवाई शुरू करने के लिए कम से कम कुल सदस्यों का 1/10 यानी 10% सदस्य उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, तभी संसद की कार्रवाई शुरू हो सकती है। अगला सवाल है संसद के दोनों सदनों में शून्यकाल का अधिकतम समय कितना होता है? तो इसका सही जवाब होगा 1 घंटा। 1 घंटा होता है। प्रश्नकाल के ठीक बाद यानी दोपहर 12 से 1 बजे का समय शून्य काल का होता है। ठीक है, जहां बिना पूर्व सूचना के जरूरी मुद्दे उठाए जाते हैं। यह भारत की संसदीय देन है। ठीक है, मतलब ये संविधान में तो नहीं है लेकिन संसदीय ये सदन के द्वारा ये नियम बनाया गया है, तो ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 124। ठीक है, अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का गठन होता है। ठीक है, अनुच्छेद 129 ये सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, इसकी बात कहता है। अनुच्छेद 131 ये सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार की बात कहता है। और अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति के बारे में बताता है। अच्छा, जो ये सलाह देगा उसको मानने या न मानने का विवेक ये राष्ट्रपति पे होता है, मतलब वो सलाह के मतलब उसको मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होते हैं ये। ठीक है, राष्ट्रपति। अगला सवाल है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्त की आयु कितनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा 65 वर्ष और 62 वर्ष उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की। ठीक है, 65 वर्ष है और हाई कोर्ट के जजों के लिए 62 वर्ष। ठीक है, अगला सवाल है सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो यह अनुच्छेद 129 में कहा गया है। ठीक है, 129 के तहत इसके फैसले सुरक्षित रखे जाते हैं और इन्हें अन्य अदालतों में साक्ष्य के रूप में माना जाता है। अवमानना पर दंड देने की शक्ति भी इसी में है। अगला सवाल है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किस अनुच्छेद के तहत कानूनी मामलों पर परामर्श यानी सलाह मांग सकते हैं? तो यह 143 में दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 143 में। अच्छा, सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है राष्ट्रपति।
ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय को अपने ही फैसले पर पुनर्विचार करने की शक्ति किस अनुच्छेद से मिलती है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 137। ठीक है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व दिए गए आदेश या फैसले की समीक्षा कर सकता है। राइट। यहाँ देखिए, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करना सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो यह मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है। और अनुच्छेद 131 में दिया गया है ये बात। ठीक है। कोई भी विवाद हो केंद्र और राज्य के बीच, तो सुप्रीम कोर्ट उस पे मूल क्षेत्राधिकार का उपयोग करके उस पर कार्रवाई कर सकता है। ठीक है। अगला सवाल है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति। ठीक है। राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत? 148 के तहत राष्ट्रपति देश के सार्वजनिक धन के रक्षक यानी कैग की नियुक्ति करते हैं। अगला सवाल है, कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कुल कितने वर्ष का होता है? तो इनका 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। ठीक है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो, उसी के अनुसार वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इनको हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसा ही है। ठीक है। यानी महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही इनको हटाया जाता है, कैग के अधिकारी को। ठीक है। अगला सवाल है, संघ के खातों से संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट कैग किसे सौंपता है? तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है। यानी अनुच्छेद 151 के अनुसार कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति उसे संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखवाते हैं। राइट। अब यहाँ देखिए, लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र और दार्शनिक के रूप में कौन कार्य करता है? तो इसका सही जवाब होगा कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है। कैग को लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग लेता है और सरकारी खर्चों की जांच में समिति की तकनीकी मदद करता है। ठीक है। ध्यान रहेगा। चलिए, इस वीडियो में यहीं तक। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।